बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। IMF के साथ मुआहदे के इम्कानात अब पैदा हो गए हैं, क्योंकि जो भी शराइत थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं, वो पूरी कर ली गई हैं और अब इतलात ये आ रही हैं कि ऐन मुमकिन है कि बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा। जो नवा रिव्यू है उसमें 3 से 4 रोज़ रह गए हैं, लेकिन गालिब इम्कान अब यह है कि ये मुआहदा हो जाएगा। यकीनी तौर पर यह एक मुश्किल सूरत हाल थी हुकूमत के लिए भी। ये फ़ैसला लेना हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर एक मुश्किल फ़ैसला था। ले लिया गया है, कुछ मज़ीद टैक्सेस शामिल किए गए हैं और कुछ मज़ीद जो रेवेन्यू के अहदाफ हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन बहरहाल मामलात जो हैं वो अब ऐसा लगता है कि आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने देखा है कि वज़ीर आज़म ने भी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकातें भी की, उनसे राब्ते भी किए, वज़ीर ख़जाना भी मुतहर्रिक रहे। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला चलता है। गुज़श्ता हुकूमत इसके जो ताने बाने हैं वो मिलते हैं, क्योंकि कमिटमेंट की गई थी IMF के साथ, वो कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया और उसी बुनियाद पे एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई और ये मामलात आगे चलते रहे। ताहम जो इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, वो अपने दीगर जो ऑप्शंस हैं उनको भी इस्तेमाल कर रही हैं। जो मुतबादिल ऑप्शंस, मुतबादिल तो इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बहरहाल IMF के साथ प्रोग्राम हमें करना है, हर सूरत में आगे बढ़ना है, नवा रिव्यू है, फिर 10वां रिव्यू की तरफ हमने जाना है। लेकिन बहरहाल हमने अपनी भी माशी इस्लाहात करनी है और हमने अपनी भी कमर कसनी है सख्त हालात के हवाले से। तो माशी हालात तो इस लेवल पर मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी हालात हैं उसमें भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दुबई में हैं। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी दुबई में हैं। कहा यह जा रहा है कि मुमकिन है उनकी वहाँ पर मुलाकात भी हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी कुछ रोड मैप तैयार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो पार्लियामान है उसमें अहम कानून साजी भी हो रही है। जो नाअहली की मुद्दत का जो मामला था 5 साल का, वो अब पार्लियामान ने हल कर दिया है। सेनेट से यह बिल पहले ही मंजूर हो चुका था, जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम का बिल था, और अब वो कौमी असम्बली से भी कसरत राय से मंजूर हो गया है। लिहाजा एक तो नाअहली की मुद्दत का तयन हो गया है 5 साल, और उसके साथ साथ जो इलेक्शन की तारीख का तयन करने का इख्तियार है वो भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। और जहां पर नाअहली की मुद्दत नहीं होगी आइन में, वहां पर अब यह तयन गोया हो चुका है कि 5 साल के लिए नाअहली होगी। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन के जो इलेक्शन है उसके लिए भी राय हमवार हो गई हैं। तो सूरत हाल अब क्या वाकई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और क्या एक मंजरनामा होगा सियासी, इन तमाम पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर नबील गबोल। नादिर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर साहब, आपको खुशामदीद हाफिज़ साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्जियाकार शमसुल इस्लाम खान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। नादिर गबोल साहब, चूँकि PDM इत्तेहादी हुकूमत बेहतरी की तरफ मामलात जा रहे हैं, पार्लियामान ने एक ये जो तरामीम का बिल है ये भी पास कर लिया है, और वो एक इबहाम जो था वो इबहाम क्लियर हो गया। जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जावेद साहब, आपने आज मुझे बुलाया, अपने शो पे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल चीज़ें आई थिंक बेहतरी की तरफ जा रही है और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इकदाम उठाए हैं और मियाँ साहब की मुलाकात भी रही है IMF के सीनियर मैनेजमेंट के साथ फ्रांस में। तो उसके बाद उम्मीद यही है कि IMF का जो डील इतने टाइम से नहीं हो रहा था रिन्यू, अब इंशाल्लाह हो जाएगा और पाकिस्तान की जो माशी स्टेबिलिटी के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो भी इंशाल्लाह पार हो जाएगी और पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ रिलीफ आएगा इंशाल्लाह। देखें, डॉलर से फ़र्क आवाम को पड़ता है क्योंकि IMF से डील साइन नहीं हो रहा था इतने टाइम से, एक अनसर्टेनिटी का सिचुएशन था, इसलिए डॉलर भी काबू से बाहर था, इंपोर्ट्स भी रुके हुए थे। अभी इंपोर्ट्स भी आई थिंक खोल दिए, जो स्टेट बैंक की तरफ से कुछ पेपर वर्क की रुकावटें थी वो भी दूर हो गई हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हो रहा है। और दूसरा जो आपका सवाल था, जो 5 साल नाअहली वाली बात, ये भी, इसको भी मैं वेलकम करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखें, जब हमारे दीन में भी रुजू का एक तरीका है, अगर आप गलती करते हो एज अ मुसलमान और आप तौबा करते हो
तो अल्लाह की ज़ात भी माफ़ी देने वाला है और माफ़ी होनी भी चाहिए। तो अगर किसी सियासतदान ने भी गलती की हो और उस गलती से सीखा हो और माफ़ी भी मांगे और सज़ा भी भुगती हो, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी उसको नाअहल करके मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता हो। हर पाकिस्तानी जो मुल्क की खिदमत करना चाहता है, अगर उससे कोई गलत काम हुआ हो, और देखें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन में, सियासत की सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं कि कोई गलती नहीं भी होती है तो कोई ना कोई झूठा केस बना के किसी न किसी शख्स को नाअहल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे निसार खोड़ो साहब थे सिंध से, उन्होंने पेपर वर्क में उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने शायद अपनी एक एहलिया का नाम नहीं लिखा था तो उनको नाअहल कर दिया गया था। फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है उनको फिर कोर्ट में उन्होंने जाके जब चैलेंज किया तो फैसला ये आया कि वो फिर सेनेटर बनने में कामयाब हुए। तो इसी तरह अगर कोई पेपर वर्क का कोई टेक्निकल गलती हो या कोई और गलती हो तो माफ़ी तो होनी चाहिए, माफ़ी का रास्ता भी होना चाहिए। सज़ा भुगतने के बाद हर पाकिस्तानी को मौका देना चाहिए कि वो मुल्क की खिदमत पहले से भी बेहतर करे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, ये 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक लॉस होता पाकिस्तान के लिए अगर उनको ताहयात सियासत से दूर कर दिया जाता। और उनको वापस आना चाहिए मुल्क में, और सुनने में यही आ रहा है कि इंशाल्लाह वो दुबई के बाद शायद पाकिस्तान जल्दी वापस आएँ और इलेक्शन लड़े, एक फ्री प्लेइंग फील्ड उनको देना चाहिए। और अगर, हालांकि मैं ख़ुद पीपल्स पार्टी से हूँ, पर अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं और कैंपेन करते हैं और चौथी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये अच्छी बात है और इस चीज़ को हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी, आवाम का जो भी फैसला होगा। तो ओवरऑल आई थिंक सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। ठीक है हाफिज़ साहब, आप फरमाइएगा, पार्लियामान ने जो कानून साजी की है, एक बार फिर ये साबित हुआ कि पार्लियामान ही कानून साज इदारा है और पार्लियामान सुप्रीम है और हर इदारे को अपनी आइनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना है। दूसरा, जो इबहाम थे वो क्लियर हो गए और देखते रहे हम कि तरामीम होती रहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं कि जो हमारे सामने गुज़श्ता 2-4 सालों में सामने आई हैं कि जिस अंदाज़ में मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया कि तनख्वाह एक ख्याली तनख्वाह थी जिसका एक तसव्वुर था जो नहीं ली गई, उसकी बुनियाद पे उनको नाअहल कर दिया गया और फिर उसमें ज़ाहिर मुद्दत का भी वो नहीं था, एक तयन नहीं था। तो आपको लगता है कि हम क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? जवेद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हर इदारा जो है उसको डिफ़ाइन भी किया गया, उसका रोल भी है। जिस तरह पार्लियामेंट का काम है कि लेजिस्लेट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। एक इसका ये एंगल है। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो हमारा ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर किसी भी इदारे को दूसरे इदारे के अंदर जाके या उसके एरिया के अंदर जाके कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जो एक फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज़ बनाई हुई थी उसको वायलेट किया जाए जी। तीसरी जो चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है और हमारा जो एक एज ए लीगल स्टूडेंट के तौर पे भी हमारा ये है कि 184(3) का जो ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो था फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना। वो किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का हो सकता है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो हमारे मुल्क के अंदर जो भट्टा मजदूर थे उनके ऊपर काम किया और एक जजमेंट आई, इसी तरह सिलिकॉसिस के ऊपर था। तो असल वो चीज़ थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि 184(3) को इस्तेमाल किया गया इस मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ों के अंदर कि जिसके अंदर ऑलरेडी रेगुलर प्रोसेस था और हमारे मुल्क के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर्स भी थे वो इस कानून की ज़द के अंदर आए और उसका ये निकला ये कि 184(3) के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी आया और उसका आपने ये देखा है कि आज तक हमारी सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान बार काउंसिल जो है जब भी कोई रेफरेंस आता है तो उसके अंदर 184(3) पे भी बात करती है और दूसरा उसके साथ ये भी बात होती है कि ये जो लाइफ टाइम का बैन है डिस्क्वालीफाई करना, ये बिल्कुल जो है वो एक खिलाफ कानून भी है और इसको इस तरह समझें आप कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पटिशन भी फाइल की हुई है रिव्यू की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पेंडिंग है। अब पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला किया है कि जिसके अंदर उन्होंने उसकी टाइम लिमिट जो है वो 5 साल की है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी कुछ जजमेंट्स इसके अंदर आए हैं कि जिसके अंदर उन्होंने किसी शख्स को जो है वो एक टर्म के लिए किया है, किसी शख्स को उन्होंने रिमेनिंग टर्म के लिए किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसके अंदर ये है कि जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएगा, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, तो 2 चीज़ें डेफिनेटली इसके अंदर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो आएगा कि क्या इसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रॉस्पेक्टिव आएगा या रिट्रोस्पेक्टिव आएगा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आएगा।
और दूसरा इसका ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी को 61 या 62 के अंदर डिस्क्वालीफाई करती है तो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी जो वैलिडेशन है या उसका जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो किस हद तक आएगा, तो ये कोर्ट्स के अंदर जाएगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो ऑलरेडी मामला उनके पास पेंडिंग भी पड़ा हुआ है इस लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको टेकअप करना चाहिए, फुल कोर्ट के अंदर जाना चाहिए और इस इशू को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है वो किस एक्सटेंट तक जानी चाहिए, कौन से इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं और उसको किसी हद तक जो है जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हमारे हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, चूँकि इसी के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आएगी और इसी से जो इंस्टीट्यूशन है जो उसके अंदर एक रिफ्ट क्रिएट हुई है उसका इससे खात्मा भी होगा। ठीक है, ये फुल कोर्ट के हवाले से आपने बात की, इस पर तो पहले भी अब बात करते रहे हैं और बड़े बहुत से इशूज़ पे ज़ाहिर है जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करती रही हैं कि फुल कोर्ट उस तरह से नहीं बने। मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा, लेकिन मैं ज़रा गुफ्तगू में जो मईशत की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब, आप बताइए, ये सियासी मामलात तो एक तरफ हैं लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत और मईशत आपस में जुड़ी हुई हैं और किसी भी मुल्क की सियासत और मईशत आपस में जुड़ी होती है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होता तो ज़ाहिर है माशी इस्तेहकाम भी नहीं आता। ये जो अभी ख़बरें आ रही हैं, एक ज़ाहिर है मुश्किल सूरत हाल तो है मईशत के लिए, हम सब के लिए, लेकिन आपको लगता है कि अब हम ज़रा दुरुस्त जानिब जा रहे हैं और ये जो मुआहदा है ये होने जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 रोज़ तो रह गए हैं लेकिन अब इम्कानात हैं कि मुआहदा हो जाएगा IMF के साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब देखिए, पहले तो आप 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया कि एक मुल्क के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी ने हमारी इकॉनमी को बड़ी बुरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया, तकरीबन रुइन कर दिया, तबाह हो गई इकॉनमी। लेकिन अब जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, एक बड़ी बात तो ये थी कि IMF के ऊपर डिबेट होना शुरू हो गई थी कि IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब IMF नहीं हो सकेगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात की है जो अपना बजट पेश किया उसके अंदर जो 59 अमेंडमेंट्स दिए हैं और डार साहब ने उनका जो टैक्स को के रेवेन्यू को वो 9,200 अरब से बढ़ाकर को 9,415 को 215 अरब रुपए का टैक्सेस को बढ़ाया, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करना जो है एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा खर्चे अखराजात जो है एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसमें ये अब हम एक तरह से IMF के प्रोग्राम के करीब आ गए हैं। उससे तकरीबन जो बातें कही थी बजट के मुतालिक वो इन्होंने पूरी कर दी हैं। गो के इसमें जो टैक्स इकट्ठा करने का तरीका वो एक रिवायती सा है कि ऑलरेडी जो टैक्स पेयर थे उन्हीं के ऊपर बोझ डाला गया, तनख्वाहदार तबके पे भी डाला, लेकिन जो बेस को बढ़ाना चाहिए था वो नहीं हो सका। नए टैक्स पेयर को लाना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जो टैक्स दे रहा है, अब आप तनख्वाह लेते हैं, अगर आपके 2 लाख तनख्वाह है तो उसके ऊपर आपका 2.5% उन्होंने टैक्स जो ये एक तरह से तनख्वाहदार के ऊपर जुल्म था। लेकिन साथ ही आप देखेंगे हमें पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है, और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है कि जो हमारा सेक्टर ऑलरेडी काम कर रहा है, जो इस वक्त हमारी इकॉनमी की पोजीशन देखें तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत नीचे चली गई है, FDI भी चली गई नीचे, और सब ये उस पर स्पेकुलेशन कर रहे थे कि पाकिस्तान का डॉलर जो है वो तकरीबन कोई 400 पे चला जाएगा, 500 की आवाज़ें भी आई लाख। लेकिन हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट का जो रेट था उसका डिफरेंस भी नीचे आ गया है। रुपये के ऊपर जो डिमांड का प्रेशर बढ़ा हुआ था ओपन मार्केट में वो बड़ी हद तक कम हो चुका है और बहुत मामूली सा फ़र्क इंटरबैंक का और उसका रह गया। और मजीद आइंदा आने वाले दिनों में जो आज आपका जो बजट में जो अमेंडमेंट जो कल हुई है उसके बाद से ऐसा लगता है कि डॉलर के ऊपर प्रेशर और कम होगा और रुपया हमारा अप्रिशिएट करेगा। गो के इंटरबैंक मार्केट में आज भी थोड़ा सा जो है वो सेटल है, लेकिन उसको मजीद गुंजाइश है कि हमारा जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है उसके ऊपर लाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप 38% इन्फ्लेशन के ऊपर अगर आप होंगे और करेंसी आपकी को ऑलरेडी अच्छी खासी जो है डिवैल्यू हो चुकी है, तो उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी डॉलर की। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स में इस वक्त जो है स्टेट बैंक के पास 3.54 बिलियन डॉलर के रह गए, जो एक माह से भी कम की जो 15-20 दिन की इंपोर्ट्स के बराबर है। तो हमें डॉलर की अच्छा ज़रूरत है। और IMF के हवाले से कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही थी कि कुछ पॉलिटिक्स भी आ रही थी, जियो पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई थी। और रिसेंट आपने देखा है स्टेटमेंट जो आए हैं जो इंडिया के मोदी साहब और US प्रेसिडेंट, तो उसमें पाकिस्तान को बाकायदा नाम लेके उसके ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं। ये भी एक गलत चीज़ हुई है कि पाकिस्तान को इस तरह से नहीं लेकर आना चाहिए था। लेकिन अब IMF को देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान अब मेरिट के लिए पाकिस्तान के मेरिट पर डिसीजन ले, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया है। अब आपके आज 25 तारीख हो गई है, 5 दिन के
के बाद ये एग्रीमेंट हमारा जो IMF का प्रोग्राम था वो एक्सपायर हो जाएगा। 9th रिव्यू अगर कंप्लीट हो जाता है इस दौरान, और क्योंकि जो शेड्यूल आया है 29 जून तक का, उसमें भी पाकिस्तान का बोर्ड मीटिंग के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है इसमें कुछ उनको लेकर आएँ और एक्शन ले लें और इसकी जो 9th रिव्यू को जो है क्लब कर लें उसके साथ, बाकी के साथ, और आपकी पेमेंट भी आ जाए। साथ ही ये भी हो सकता है कि आइंदा अगर हम जब नए प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हमारे लिए आसानियाँ होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखेंगे जब से IMF के प्रोग्राम में गया है, हाँ, को 3 दफा ट्रैक से उतरा है, और हमारी जो डिले हुई है, जो आज हमारा एक्सपायरी 5 दिन की सिर्फ रह गई है, वो इसकी वजह यही थी कि ट्रैक से बड़ी जरूरी बात की है कि जब हम 10वें जा रही हैं कि जब हम शम्सुल इस्लाम साहब 10वें रिव्यू की तरफ जाएंगे तो चूंकि हम पहले ही बहुत काम कर चुके होंगे 9th रिव्यू के हवाले से, तो हमें फिर 10वें रिव्यू में कुछ आसानियां होंगी, आपके कहने का मतलब यह है? जी देखें भाई, इसमें क्या है कि अगर हुकूमत ने अप्लाई कर दिया हुआ है IMF को कि एक्सटेंशन कर दी जाए इसकी 30 जून तक, क्योंकि एक्सपायरी थी, और ये एक्सटेंशन भी हो जाए, तो IMF जो है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अब की है, बहुत सारी तकरीबन हर बात मान ली, आपका एक्सचेंज रेट को उन्होंने कहा कि इस इशू को सेटल करेंगे, इंटरबैंक में रेट आपका जो है, और ओपन मार्केट में को 20 रुपये तक चला गया था, 15 से 20 रुपये का फर्क था, उसको कम कर लिया है। साथ ही इंपोर्ट के ऊपर आपकी जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उसको ख़त्म कर दिया। एक ऐसी चीज़ें जो IMF मुसलसल आपसे डिमांड कर रहा था इंपोर्ट का, तो वो हमेशा डिमांड करते हैं कि इंपोर्ट्स को खोलो ताकि उनके जो मेंबर ममालिक होते हैं उनकी ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी हमने पूरा करा। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो तकरीबन सऊदी अरब ने आपको $2 अरब का कर दिया है, UAE से $1 अरब का है। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना के रोल ओवर हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि IMF की अब तकरीबन हमने पूरी कंडीशन कर दी हैं जो शराइत थी। लेकिन IMF को अब सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान देखिए, जहां वो कहते हैं कि जी हम जो वुल्नरेबल इकोनॉमीज हैं, जो वुल्नरेबल जहां पे मासिस हैं, उनका ख्याल करेंगे, तो पाकिस्तान इस वक्त जो है कई तरह से वुल्नरेबल हो चुका है। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज के लिए का विक्टिम बन चुका है। पिछले साल हमने सैलाब देखा, इस दफा हमारे पास हीट वेव आई हुई है कि इतनी ज्यादा कि इस्लामाबाद जैसे मुल्क में और शहर में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाना, जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको भी ये गर्मी वो हिट कर रही है। तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लोगों की जिंदगियां बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। एक आम आदमी जो 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह अगर ले रहा है, गरीब आदमी जो है, उसका तो गुजारा करना ही नामुमकिन है। तो ये IMF को अब सोचना पड़ेगा कि इसके लिए इनकी लाइफ को इजी करने के लिए उनको रिलीफ दें ताकि उनकी वो ट्रांस जो है ठीक है। और ये इसका जिक्र हमने देखा, मैं आता हूँ खान साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ मैं। नादिर गबोल साहब, ये इसका जिक्र भी इसहाक डार साहब ने किया कि एक इस खित्ते के अंदर एक जियोपॉलिटिक्स तो हो रही है और उसके नतीजे में कहीं ना कहीं से बाजू मरोड़ने की भी बातें होती हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से, मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हुआ, सिंध के अंदर आज भी सूरत हाल दगरगूं है। बलूचिस्तान के अंदर वो सैलाब आया, अभी तक उनको हम कंपनसेट नहीं कर सके, जिसका जिक्र भी बिलावल भुट्टो साहब ने स्वात में भी किया और हुकूमत से मुतालबा भी किया, और उसके बाद हुकूमत ने उसको एड्रेस करने की भी कोशिश की। तो मसाइल तो हैं, लेकिन हमने अपनी कोशिश करती रहनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। पॉलिटिकल मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का आपने बहुत अच्छा एक बताया। उसके अलावा आप टेररिज्म थ्रेट हमेशा रहता है पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमारे बॉर्डर्स भी सिक्योर नहीं रहते हैं। मगर बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कभी भी, और मेहनत करते रहना चाहिए। तो अगर हमारी नीयत सबकी सही हो और मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से हम निकालेंगे। प्रोग्रेस ऑलरेडी हुआ है इस पिछले 1-1.5 साल में, जब से PDM की हुकूमत आई है। बिलावल साहब जब से फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमने अपने इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप्स थी वेस्ट के साथ और ममालिक के साथ, उसको इम्प्रूव किया है। और ख़ित्ते के अंदर जो जियो पॉलिटिक्स का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि हालांकि वेस्ट से हमें इतनी कोई हेल्प नहीं मिली रिसेंटली, मगर फिर हमने टुवर्ड्स रशिया देखा, रशिया से हमने ऑयल इम्पोर्ट किया, और ये एक बहुत अच्छा इकदाम था इस मौजूदा हुकूमत का, क्योंकि रशिया से जब चीप ऑयल आएगा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो ऑयल का ही होता है, उसकी वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज़्यादा डिप्लीट होती है। तो ये एक बहुत बेनिफिट होगा और फ्यूचर में इंशाल्लाह। और ऑलरेडी आपको पता है कि ईरान के बॉर्डर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बिलावल साहब ने विजिट भी किया था, वहाँ पर एक मार्केट सेटअप किया गया है। मज़ीद इस तरह के ईरान के साथ भी हमने ट्रेड अग्रीमेंट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान भी हमसे बहुत ज़्यादा आ गया। हालांकि ईरान पिछले 50 साल से अंडर सैंक्शन है वेस्ट की तरफ से, मगर ईरान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। उनकी जो
लोकल इंडस्ट्री है वो इतनी एडवांस्ड है कि गाड़ी से लेके वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ वो लोकली बनाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि आपको पता है गाड़ियाँ तकरीबन 300% ऊपर जा चुकी हैं। एक आम आदमी जो गाड़ी का ख्वाब रखता था आज वो शायद मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें ईरान के साथ और जो रीजनल हमारे पार्टनर्स हैं, चाइना के साथ फर्दर हमने इम्प्रूव करना होगा। अभी आपने देखा कि कराची पोर्ट के 2 टर्मिनल्स हमने अबू धाबी पोर्ट कंपनी को हैंड ओवर किया है, वहाँ से हमें कुछ इन्वेस्टमेंट आई है। तो इस तरह की और हमने, जिस तरह ज़रदारी साहब कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस हमने ढूंढने हैं, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस ही हैं जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस मुश्किलात से पुल आउट करके फर्दर बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, इस सारे सिचुएशन के दौरान हाफिज़ साहब को कानूनी चैलेंजेस, पेचीदगियाँ ये हमारे सामने रही हैं। बहुत से मामलात पे आप और हम इस पे बात भी करते रहे हैं, सब बात करते रहे हैं कि हुकूमत बहुत से अहम केसेस में एक्सपेक्ट करती रही है अदालत आलिया से कि वो फुल कोर्ट पे जाए, जैसे आप भी फरमा रहे थे। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें अब जब इबहम ख़त्म होते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चलता किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को चलता किया गया। पुराने वक्तों में जाएँ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी चलता किया गया। लेकिन हमें बहरहाल उनसे निकलना है। तो जहाँ शायद इत्तेहादी जमातें ये तवक्को रखती हैं या ये दरख्वास्त करती हैं कि फुल कोर्ट की तरफ जाए, मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, तो उसमें एक इज्तिमाई दानिश भी सामने आ जाती है, इज्तिमाई फ़हम भी सामने आ जाता है। देखिए जावेद भाई, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस को बार बार नहीं लेके जाना चाहिए। और जब आप बार बार लेके जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट खुद उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस को एंटरटेन करती है अंडर आर्टिकल 184(3), तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट आती है। अब उस प्रॉब्लम का आप ये देख लें कि रिज़ल्ट्स ये निकला ये है कि अब 2 लॉ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू एंड ऑर्डर्स ऑफ जजमेंट जो है 2023 जो है वो आपके सामने आया है। अब उसका आप ये देख लें कि एक बिल जो आया 184(3) के अंदर, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उसके सारे कंटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और हमारी बार एसोसिएशंस भी कहती रही हैं कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रक्चर डिस्क्रिशन का इस्तेमाल होना चाहिए और उसके अंदर जो है राइट ऑफ अपील भी मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा उसका एस्पेक्ट उसके साथ साथ हो सकता ये है कि क्या वो जो लॉ बना है वो आर्टिकल 191 जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर्ड करता है को अपने रूल्स बनाए, तो डिटर्मिनेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। अब दोनों जो लॉज अगर बने हैं और वो रेगुलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, और जिस तरह रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट वाला भी आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुनासिब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने एक चीज़ को लेजिस्लेट किया है और उनके पास वो मामला गया है तो उसको एट अर्लीस्ट उसको रिजॉल्व करना चाहिए। और जिसकी तरफ काजी फाइज ईसा साहब ने इशारा भी किया था कि अगर आपके पास 184(3) का मामला अभी पेंडिंग है और आपने उसको सस्पेंड किया हुआ है तो उसके ऊपर एक जजमेंट आनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो दो लॉ हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट करते हैं, एक रिव्यू को रेगुलेट करता है, एक 184(3) को, और एक उसके अंदर जो ओपिनियन आती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल सिस्टम है और वो अभी तक फुल कोर्ट नहीं बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-2.5 साल से, तो बेहतर यही था कि इन दोनों लॉज के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट या इंटरनली अपना फैसला कर लेती फुल कोर्ट बुला के, या ये है कि अगर ये लेजिस्लेशन चैलेंज कर दी गई है तो इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाती। चूँकि पहले भी जो रूल्स 1980 के बने हैं वो फुल कोर्ट के बाद ही बने हैं, तो उसके ऊपर एक जिस तरह जॉइंट आपने कहा है कि विजडम उस पर आ जाती तो मामला जो आगे बढ़ जाता। अब दूसरा उसका एस्पेक्ट जो ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, वो है हमारे मुल्क के अंदर स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स का। वो रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत इस वक्त की शिद्दत, आप इकॉनमी को अकेला ठीक नहीं कर सकते जितनी देर तक आप अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जितनी देर तक आप अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं करेंगे। अब देखें कि दुनिया के जिन ममालिक के अंदर भी इकॉनमी ने इम्प्रूव किया है उसके अंदर उन्होंने अपने जस्टिस सेक्टर को और गवर्नेंस को बेहतर किया है। अगर आप IMF आपसे बात करता है कि आप अपनी इकॉनमी को बढ़ाएं, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, या जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर एक डॉलर्स का इशू आता है, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आपके मुल्क के अंदर लोग आके कारोबार करें, आपकी मैन्युफैक्चरिंग का पहिया चले। लेकिन कब लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे? जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ आएगा। जब आप देखें कि हमारे मुल्क का जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है जावेद भाई, वो 156 नंबर पे दुनिया के अंदर। अब बाहर का बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर आके को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे ये पता चलता है कि साल से
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमारी जुडिशरी कोप नहीं कर सकती, तो वो क्यों पाकिस्तान के अंदर आएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा गवर्नेंस का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, जिसके अंदर 22 के करीब हमारे रेगुलेटरी इदारे हैं जो इस मुल्क को, सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत, उसके अंदर फंडामेंटल चीज़ों की करने की ज़रूरत। इसी तरह हमारा जस्टिस सिस्टम है। अब आप ये देख लें कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 20 साल से ज़्यादा आपको एक सिविल केस के अंदर लगता है, 12-14 साल आपका क्रिमिनल सिस्टम के अंदर लोगों को लगता है। तो जब आपका ये सारे लूज एरियाज हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ आप अपनी इकोनॉमी को लेके चले जाएं तो वो नहीं बेहतर है। दुनिया के जिन ममालिक ने भी बेहतरी की है, चाहे सिंगापुर है, चाहे आपका मलेशिया है, अब टर्की आया इसके अंदर, या इंडिया, अब आप देख लें तो 3 चीज़ों के अंदर जो है वो बेसिक काम किया गया। और मैं एग्जांपल देता हूँ सिंगापुर की, कि जो हमारे इस्लामाबाद से छोटा वो एरिया है उसकी एक्सपोर्ट्स देख लें कि अराउंड $250 बिलियन प्लस है वो कहाँ तक। उन्होंने 3 चीज़ों पर जोर दिया। नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी आपके सारे सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस के अंदर आनी चाहिए। और तीसरा ये जो है कि आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो सर्टेन और फ्रेंडली होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर एक आम आदमी अगर पाकिस्तान के अंदर कारोबार करता है तो उसको 67 डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर हैं, उन्हें टच किया जाता है। अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप्स लिया है, जिसके अंदर वो उन्होंने बनाई है एक इकोनॉमिक काउंसिल्स बनाई है 3-4 दिन, और उसके अंदर वो सारे इकट्ठे हुए हैं। तो 1 विंडो डेस्क का एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि अब इलेक्शन में जाने से पहले 3 चीज़ों के ऊपर ये सारे इकट्ठे हों। एक ये है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ गवर्नेंस और इलेक्शन रिफॉर्म्स, ताकि ये है कि जो भी इलेक्शन के बाद इस मुल्क के अंदर सूबे पे या फेडरल गवर्नमेंट आए वो यकसुई के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाए, उसके पास क्लियर विजन्स हो। उस विजन के अंदर ये है कि देखें 250 मिलियन आपकी आबादी है, 60% से ज़्यादा लोग आपके जो हैं वो यंगस्टर्स हैं, उन्हें होप चाहिए। इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत है। यही आम आदमी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जब बाहर जाता है तो सक्सेस स्टोरीज भी करता है, वो पाकिस्तान के अंदर पैसा भी भेजता है। $30 अरब जो है वो पिछले साल पाकिस्तान के अंदर आया है। इश्यूज जो हैं वो हैं, लेकिन उसको आगे लेके जाने के लिए हमारी जो लीडरशिप है और हमारे जो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है, उन्हें जो है वो एक जगह बैठ के इस मुल्क को जो है कम से कम 10 से 15 साल का ट्रैक जो है वो देना चाहिए। और उसके बाद ये है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन जो भी पॉलिसी तय होती है इस मुल्क के अंदर, उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर इंस्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, उसको आगे भी लेके जाया चले जाएगा। और जिस तरह हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर आप ये देखें कि वो इस वक्त 6 पॉइंट प्लस पे जो है वो अपनी GDP ग्रोथ पे जा रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसे माने नहीं है कि जिससे हमारा मुल्क ना जाए। जियोग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज पे है। आप देखें एक तरफ आपके सेंट्रल एशिया है, दूसरी तरफ चाइना है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम चाइना को ही सेंट्रिक कर लें फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो कहाँ चले जाएं, फिर सऊदी अरब है, UAE है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को खुद ठीक करना चाहिए, हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए, और इस मुल्क के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ प्लान जो है बोथ इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, एजुकेशन और सराहना चाहिए। मईशत की बात की और इस पे बात हो रही है अभी। नादिर साहब, मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो अभी 2 रोज़ पहले ही कहा है कि मैं तो तैयार हूँ उस पर दस्तखत करने के लिए। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि मीसाक जमहूरियत हुआ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, और अब हम बात करते हैं कि उसको एक्सटेंड होना चाहिए, लेकिन कम से कम मीसाक मईशत तो होना चाहिए ताकि हुकूमत जिसकी भी रहे, मामलात एक तसलसल में रहें और वो तसलसल ना टूटे। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आसिफ ज़रदारी साहब ने ये चीज़ 2 दिन पहले नहीं बोली। आसिफ ज़रदारी साहब ने ये जब इमरान खान की जी बिल्कुल उस वक्त हुकूमत थे, उन्होंने असम्बली में भी ये बात की थी। जी उस वक्त भी कहते थे कि हालांकि आप हमें जेलों में डाल रहे हैं, मगर फिर भी हम पाकिस्तान की खातिर आपके साथ मिसाके मईशत करना चाहते हैं। बिकॉज अगर किसी भी मुल्क को तबाह करना होता है, कमज़ोर करना होता है, तो उसकी इकोनॉमी को तबाह करनी होती है। तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो तो खुश थे कि हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही थी, नेगेटिव ग्रोथ में बल्कि जाना शुरू हो गई थी। इन्फ्लेशन उस 2018 से बढ़नी शुरू हो गई थी, हमारी करेंसी डिवैल्यू उस टाइम से होना शुरू हो गई थी। तो उस वक्त तो नहीं माना गया था, मगर इस वक्त बहुत अच्छा एक मौका है, क्योंकि आपको पता है कि एक PDM के साथ हमारा भी कोalition है, पीपल्स पार्टी का, दीगर पार्टीज़ भी हैं, सिवाय एक पार्टी
के तकरीबन सारी पार्टीज़ आई थिंक अग्रीड है इस पॉइंट पे कि पाकिस्तान की खातिर अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे रख के इकोनॉमी को रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि निचले से निचला जो तबका है, जिस तरह भाई फरमा रहे थे, जो वल्नरेबल क्लासेस हैं उन तक हमने बेनिफिट पहुंचाना है, ताकि वो कम से कम अपने 2 वक्त की रोटी तो अफोर्ड कर सके, बेसिक जो सहूलियात होती हैं अपने बच्चों को फराम कर सके। वरना पाकिस्तान अगले 5 साल में मज़ीद और मुश्किलात की तरफ जा सकता है। हमारे जो दुश्मन ममालिक है उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ लॉबिंग बहुत ज़्यादा की थी, वेस्ट है, उसकी वजह से वेस्ट हमें इस वक्त ज़्यादा हेल्प नहीं दे रहा। इसी वजह से हमने जो रीजनल और ऑप्शंस है, जिस तरह भाई ने फरमाया कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, उसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अफ्रीका के साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे कराची के अंदर मेमन कम्युनिटी है जो बहुत बल्कि काफ़ी दहाइयों से अफ्रीका के अंदर जाके ट्रेड कर रही है, तो उनसे हम मशवरा ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। अफ्रीका के साथ अगर अपनी हम ट्रेड बढ़ाएं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और एक म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा CPEC का एक एग्रीमेंट चल रहा है, उसको हमने सेफगार्ड करना है। जो पिछला हुकूमत था उसके दौरान वो स्लो हो गया था, उसके अंदर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा, उस प्रोग्रेस को वापस से हमने तेज़ी की तरफ ले जाना है। ग्वादर का आसिफ ज़रदारी साहब ने जिक्र किया कि ग्वादर इज़ द गेम चेंजर ऑफ पाकिस्तान, और आई कम्प्लीटली एग्री, बिकॉज वो एक डीप सी पोर्ट है, वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस है। बलूचिस्तान ओवरऑल मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, तो वो हमने जो पोटेंशियल है उसको टैप करना है। थर के अंदर हमने ऑलरेडी जो थर कोल प्रोजेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस किया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, वहाँ से पावर जनरेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, ये वही मिसाक़ मईशत की बात कि एक तो ये बहुत ज़रूरी है, दूसरा हमने देखा कि यहाँ तो मामलात को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ भी किया जाता रहा है। साबिक जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उसमें हमने देखा है, ये तजर्बा हमें हुआ है कि वो लोग ओवरसीज़ के हवाले से और जो रेमिटेंसेस हैं इसको भी पोलिटिसाइज़ करना चाहते थे, और वो कर रहे थे। लेकिन ये जो मामलात हैं, ये तो ज़ाहिर है जो बाहर के ममालिक में लोग होते हैं वो अपनों के लिए पैसे भेजते रहते हैं। इन मामलात को पोलिटिसाइज़ भी नहीं होना चाहिए, और ये तो एक मुल्क की खिदमत है कि ज़र मुबादला के ज़खायर आपके साथ होते हैं। फिर दूसरा मीसाक़ मईशत, ताकि मामलात जो हैं वो उनमें कंटिन्यूटी रहे, उनमें कोई ब्रेक ना आए। जी बिल्कुल। चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सिराज कासिम तेली मरहूम ने बहुत पहले कहा था, उस वक्त भी जरदारी साहब की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है ना, ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और इस वक्त क्योंकि अब जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए, तो तमाम पार्टियों को बैठ के इसको साइन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। हम ये जो 2-4 साल की हुकूमत चेंज हुई और उसको चेंज करते हैं पॉलिसी, तो उससे इन्वेस्टर आपका जो है उसका ट्रस्ट जो है, कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। FDI हमारे पास मुसलसल कम हो गई है। अब इस वक्त रीजन में सबसे कम FDI जो है वो पाकिस्तान में है, तो हमने FDI भी बढ़ानी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक अलमिया ये भी है कि हमारी जो सेविंग्स टू GDP वो बहुत कम है। इस वक्त कोई 8 से 12% होती है, आजकल कोई 12%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो 12% के करीब हमारी सेविंग चली गई है। और फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो 14% है। तो वो इन्वेस्टमेंट को हम जब तक 35 से 40% पर नहीं लेके जाते, और जो अपनी सेविंग है उसको एटलीस्ट 35% पर नहीं लेके जाते, तो पाकिस्तान में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। उनके पास जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। यही वजह है कि हम बाहर के मुल्कों की तरफ देखते हैं कि वो FDI लेके आए, और बाहर का आपको पता है कि उनका सबका एक एजेंडा होता है, और जहां पॉलिटिक्स उनकी आती है तो वहीं पे पाकिस्तान को जो है वो एक टारगेट किया जाता है, उनका मीडिया भी इस पर बात करता है। तो इस वक्त पाकिस्तान FDI से ज़्यादा अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कर दे, पाकिस्तानी इन्वेस्टर अगर दुबई में सबसे प्रॉपर्टी ले रहा है, अगर जाके UK में, कनाडा में, दीगर ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पाकिस्तानी यहाँ पर भी कर सकता है। आपको उनको एक एश्योरेंस देनी होगी कि एक पॉलिसी चलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। आज देखें पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बैकबोन है, और उसी में आपके जो है अराउंड इस दफ़ा कुछ $16 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी। हमारे पास कॉटन नहीं है, ये क्रॉप्स इसमें नहीं आई, इसमें बहुत ज़्यादा हमें अब ज़रूरत है कि हमारी अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट को लाएं, क्योंकि जब लोकल इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाएगा तो फिर फॉरेनर खुद ब खुद आते हैं। इस वक्त यह है कि लोकल इन्वेस्टर का जो बुरा हाल हुआ है
उसको बेहतर करने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, और साथ ही आप जो है अपनी मैशत को बेहतर करने के लिए जो आपकी NOCs कल्चर पाकिस्तान में बने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अदारे इसको रेगुलेट करते हैं, उसको ख़त्म होना चाहिए। अब इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान तो आ गया, इसमें SIFC ने जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी बन गई, तो उसमें हमें जो जितने एग्जिस्टिंग ये NOC कल्चर और अप्रूवल्स है ना, इसको ख़त्म करें। अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करता है और उसको ये ब्यूरोक्रेट्स के पीछे आना जाना और फाइलें उठा के 3-3, 4-4 साल तक लग जाना, ये फिर उनका प्लान ही ख़त्म हो जाता है। तो आपको अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि आप उसको लेकर आएँ, और आपके पास मिनरल्स की आप अभी जैसे प्लान में बताया है, एग्रीकल्चर हमारे पास सिर्फ 22% GDP का है, जबकि एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करता है कि अराउंड 47 से 50% की। तो इसमें हमने आज तक 75 साल हो गए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके। ये इन्वेस्टमेंट का नादिर मौका है कि हमारे पास, चूँकि इकोनॉमी हमारी शुरू से जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती है, हमारी जितनी इंडस्ट्री लगी है वो एग्री बेस्ड है। हमारी टेक्सटाइल ले लें, हमारी राइस ले लें, शुगर केन इंडस्ट्री ले लें, जो भी इंडस्ट्री यहाँ लगी है वो तकरीबन इसी क्रॉप्स के ऊपर चलती है। आप इसको आगे लेके आए तो पाकिस्तान की जो है एग्रीकल्चर जो है GDP वो एटलीस्ट 30 to 40% पे जा सकती है। आपके सामने मिसाल मैं कोट करता हूँ कि जो इथोपिया है, वहाँ पर जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो बड़े प्लान से उन्होंने फॉरेनर्स की जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के जरिए उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लिया, और वो इथोपिया जिसको कभी हम और आप जो है वो कहज़दा लोग कहा करते थे, आज उनकी जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है और वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को ऐसे मॉडल बनाने होंगे जहाँ पे लोकल हमारा जो काश्तकार है उसका इंटरेस्ट भी हर्ट ना हो और उसको शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़रई, अगर आप ज़मीन का देखें ओनरशिप, तो अराउंड 10 से 20% जो है वो बहुत बड़े जो है एग्रेरियन फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, लेकिन अक्सरियत 80% जो है वो 10 से 12 एकड़ पे है। तो इन सबको 10 से 12 एकड़ को जब हम इस धारे में शामिल करेंगे, एक अच्छा प्लान देके, तो हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ेगी। साथ ही हमारा मिनरल्स का, ये तो हमने कभी इसको देखा ही नहीं, इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। आज भी हमारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से हम फॉरेनर्स को कहते हैं कि आए माइनिंग करें, और वो हमारा सोना, कॉपर, वो सब बाहर पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं बहुत कौड़ियों के भाव पे। तो जब पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, सेविंग बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, तो लोकल इन्वेस्टर इसमें आएगा। आपका आयरन ओर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम चाइना को कौड़ियों के भाव पे दे रहे हैं, वो आयरन ओर के जरिए पाकिस्तान स्टील मिल हमारे पर लगी हुई, उसको रिवाइव किया जाए, तो आयरन ओर बेस अगर हो जाए और पाकिस्तानी आयरन ओर, और साथ ही आपका हाई Fe कंटेंट का, जिसमें परसेंटेज जो है 65% 60% की हो, उसको मिला के पाकिस्तानी जो आयरन ओर है और अराउंड 55% की Fe होती है, उसको ब्लेंड करके अगर हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री बेस कर दे आयरन ओर पे, तो हमारी जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो बहुत बड़ा खर्चा होता है स्क्रैप का, वो खत बचेगा, और साथ ही पाकिस्तानी जो स्टील इंडस्ट्री में एक बूम आ जाएगा। क्योंकि आज अगर हम गाड़ियां असम्बल कर रहे हैं, बना नहीं सकते, दूसरी मशीनरी हम बना नहीं सकते, उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे पास जो स्टील इंडस्ट्री है वो तो बेस ही स्क्रैप के ऊपर चल रही है। तो ये बड़ा इनकलाब होगा। आपके पास IT का पोटेंशियल है, आपके पास डिफेंस में हमने काफी काम कर लिया है, हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होगा। हमारे पास बच्चे जो है, जो IT इंडस्ट्री में क्या चाहिए, उनके पास कोई ना बिजली चाहिए ना गैस चाहिए, उनको तो मामूली से उनके पास एक लैपटॉप हो, उनके पास तो वो बैठ के बच्चे कहीं भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उसको हमें टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स है वो बढ़े। इस वक्त अराउंड $1.5 बिलियन की है, जो कि पोटेंशियल कहीं ज्यादा है। हमारे पास नेबरिंग कंट्री को देख लें कि $150 बिलियन की IT की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम चंद सालों में $5 बिलियन की तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम इनको इंसेंटिव दें। फिर वो पेमेंट जो पेपल और दूसरे लोग हैं उनको भी हम पाकिस्तान में आने दें, ताकि जो हमारे IT एक्सपर्ट की पेमेंट्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं पेपल में, वो फिर यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा एस्टिमेट है कि अराउंड $5 बिलियन पाकिस्तान के आज भी जो है वो पेपल में IT का जो प्रोफेशनल्स हैं उनके वहाँ पड़े हुए हैं, और वो इस वजह से नहीं आ सकते कि यहाँ पेपल नहीं है। ठीक है। और आपको उनके ऊपर जो टैक्स का है वो बिल्कुल अब खत्म करना चाहिए। वो एटलीस्ट 5 से 10 साल तक IT इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दो, तो वो हम जो 8.5% पे बोरो करते हैं या यूरो बॉन्ड लेते हैं या दूसरी जगह हम जाते थे, उससे हमें सस्ती पड़ती है, क्योंकि एक्सपोर्ट के जरिए जब डॉलर अर्न करते हो उस पर इतनी लागत नहीं आती। आप सिर्फ एक फैसिलिटी दोगे तो आपके पास एक कल्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये हाफिज साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हमारे जो खान साहब हैं, शमसुल इस्लाम साहब हैं, वो भी हमेशा माशी इस्लाहात की बात करें। थोड़ा सा हमने अपने आप को भी टाइट रखना है, हमने अपनी भी बेहतरी करनी है, अपने आप को भी बेहतर करना है। लेकिन ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में आया है, पाकिस्तान ने अपने आप को कम अज़ कम पोजीशन तो किया है।
कि जो सरमायाकारी आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो प्लान है जो बताया गया है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक जो एक प्लान रखते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, और बहुत बड़ी सरमायाकारी है, उस हवाले से हम बहुत संजीदा भी हैं और हमने अपने आप को पोजीशन भी किया है इस काउंसिल के क़याम से। जवेद भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई भी अगर आपने काम करना है तो उसके लिए बुनियादी शर्त है कि आप पहले अपने साथ मुखलिस हों। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ममालिक हैं जो हमारे साथ मुखलिस हैं, जिसकी तरफ पहले आपने भी इशारा किया है कि उसके अंदर हमारा चाइना है, हमारे इस्लामिक ममालिक बहुत सारे ऐसे हैं। उसके बाद कई ऐसे ममालिक भी हैं कि जिन्होंने हमारा 5 ईयर्स प्लान लिया और उसको अडॉप्ट किया, जिसके अंदर सिंगापुर भी है, साउथ कोरिया भी उसके अंदर शामिल है, मलेशिया इसके अंदर एक चीज़ है, टर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ की है कि जो भी गवर्नमेंट काम करे उसकी ट्रांसलेशन एग्जीक्यूशन आनी चाहिए ताकि उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो नीचे तक जाए। एक दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर काम होना चाहिए। जो हमारा इस वक्त तकरीबन 135-40 के दरमियान इंटरनेशनल रेटिंग है उसको नीचे आना चाहिए। फिर कॉस्ट ऑफ बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस लेवल तक या गैस महंगी हो गई है कि आपके लिए कम्पीट करना ही बड़ा मुश्किल है। जिस तरह इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा इशू आया हुआ है, तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाटर रिजर्वाइज जो है बनाने चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी है इस बिजली को बनाने की, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे जिसकी तरफ आपने शुरू में भी इशारा किया, क्लाइमेट चेंज जो है, एक तो क्लाइमेट चेंज वो है जो नेचुरल है, एक वो है कि जिस डिज़ास्टर को हम रोक नहीं सकते, और वो डिज़ास्टर ये है कि अगर आपका ग्लेशियर से लेकर नीचे तक आता है तो हमने कितने डैम्स बनाए हैं, उन डैम्स को कितना हमने कंट्रोल किया है। अब आप ये देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर अभी तक एक कंट्रोवर्शियल जो है वो कालाबाग डैम का इशू चल रहा है। हमारी इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के उस पर फैसला करना चाहिए कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। उसके अंदर आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर आपके जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं उसके अंदर रिपोर्ट्स हैं। जिस प्रोविंस के जो रिजर्व्स हैं उसको उसके अंदर एड्रेस किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा इशू जो है उसके अंदर एक रॉयल्टी का इशू है। तो आप कालाबाग डैम को एज ए नेशनल डैम कर लें कि उसके अंदर जितनी भी इनकम आएगी उस सारी की, वो सारे के सारे प्रोविंसेस जो है एज ए NFC अवार्ड के तौर पर लेके आएंगे, ताकि आपके मुल्क के अंदर बिजली तो अफोर्डेबल आए ना। अब आप देखें कि इस वक्त 26 रुपए से लेके 44 रुपए तक जो है आप बिजली बना रहे हैं, और जिस तरह गबोल भाई ने भी कहा कि आपका सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है बिल है वो आपका 28 अरब डॉलर के करीब जो है ये आपका ऑयल सेक्टर्स की तरफ है। आप घर का जनरेटर जो है उसको डीजल से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या मुल्क उसके अंदर अफोर्ड हो सकता है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो 3-4 एरियाज़ और बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक ये है कि जो सी पैक के ऊपर 22 के करीब इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके ऊपर हॉकिश किस्म की वॉर फुटिंग के ऊपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आए। दूसरा ये है कि एग्रीकल्चर को एज ए इंडस्ट्री के तौर पे लेना चाहिए, चूंकि अब आप देखें कि हमें इससे अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद जो है हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर। अब वो सारे का सारा 6, और आप देखें कि जो आपका कुकिंग ऑयल है ये आपका 10-11 बिलियन डॉलर जो है जो आपके मुल्क के अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो उसकी अफोर्डेबिलिटी भी है। अब आपका डॉलर जो है जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंपोर्ट्स ये चीज़ें आएंगी, तो एक आम आदमी किस तरह उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। तीसरी जो है वो है हमारी टैक्स रिफॉर्म्स। उस टैक्स रिफॉर्म्स को हमें रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, उसे फ्रेंडली आना चाहिए। ये जो मुख्तलिफ किस्म की एग्जम्पशंस या टैक्स रिजीम्स हमने बनाई हुई हैं, ये फेवरेटिज्म है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिसकी तरह मैं बार बार इशारा ये करता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशंस का ट्रांसपेरेंट होना और इंस्टीट्यूशंस का इस मुल्क या इस मुल्क के इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक का टैपिज्म है इस मुल्क के अंदर, रेप टैपिज्म है, इसे ख़त्म होना चाहिए। और इस मुल्क के अंदर इजी जो है वो आना चाहिए कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो देखें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका की एक डेलावेयर स्टेट्स है, उसके अंदर अगर आपको कंपनी बनाते हैं तो यू टेक ओनली 3 मिनट्स ही और आप उसे काम शुरू कर देते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये जो ओवरलैपिंग है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को तगड़ा करना चाहिए ताकि लोगों को वहां पे सोशल सर्विसेज मिलनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो ओवरलैपिंग आई हुई है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। वही डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में भी काम कर रहा है, वही डिपार्टमेंट जो है वो प्रोविंस के अंदर भी काम कर रहा है, वही जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो अगर हम इन, और मैं एक कहता होता हूँ कि बड़ा इसके अंदर है
कि हमें दुनिया का कोई एक सक्सेसफुल मॉडल जो है उसको स्टडी करके अप्लाई कर लेना चाहिए, चाहे हमें चाइनीज़ मॉडल ले लें, चाहे हम अमेरिकन मॉडल ले लें, चाहे हम सऊदी और यूए। अब आप देख लें कि यूएई वालों ने रेत के ऊपर एक ऐसी वर्ल्ड क्रिएट की है कि दुनिया के सारे ममालिक वहाँ पे हैं। हमारा HR बड़ा ज़बरदस्त है। अब आप ये देख लें 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर हैं। अगर हम उन्हें अट्रैक्ट करके स्पेशल स्टेटस उन्हें दे देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं, तो वो अगर पाकिस्तान के अंदर $30 अरब सिर्फ रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि जो इस मुल्क के अंदर साल साल से FDI जो है, जिसका शमसुल इस्लाम साहब ने जिक्र किया, वो $1 बिलियन से भी कम है। वो अगर वहाँ पे जितनी देर तक आपका लोकल इन्वेस्टर और आपका ओवरसीज इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर नहीं आएगा, दुनिया का कोई मुल्क आपके अंदर नहीं आएगा, चूंकि यही वो लोग आपकी मार्केट करेंगे, यही वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर जेवीज करेंगे। और हमारा IT बिल्कुल वो आपके जो है सफीर होते हैं उस चीज के अंदर। और फाइनली मैं इस चीज के अंदर ये कहना चाहूंगा कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, इस मुल्क की अच्छी अच्छी चीजें जो हैं उन्हें पोर्ट्रेट करना चाहिए, ताकि इस मुल्क के लोगों का भी और इस मुल्क के जो बाहर के लोगों का है उनका भी कॉन्फिडेंस इसके अंदर बढ़े, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है बहुत जरूरी किसी भी मुल्क के लिए सक्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोखर साहब, नादिर नबील गोवल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम खान साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से मामलात हैं, ज़ाहिर है सियासी मामलात भी हैं। सियासत में तो हम देख रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी के अंदर अब कमी आ रही है। जो तमाम सियासी जमातें हैं वो कम अज़ कम इंतखाबात के हवाले से और कम अज़ कम एक मुतवाज़न सियासत है जिसकी बुनियाद अखलाकियात पर, मोरालिटी पर हो, उस हवाले से वो उस पर मुत्तफ़िक़ नज़र आती हैं। मईशत यकीनी तौर पर मुश्किल हालात से गुज़र रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो रास्ता है मईशत की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो दुरुस्त है। अवाम हमेशा से अपनी हुकूमत को देखती है अपने मसाइल के हल के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।